देखिए बेटा, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें जो है बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। जितने ज्यादा बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक छोटा क्वेश्चन तो इसके पहले हम लोगों ने देखा। अब एक और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है समझ लो पहले। एक बुलेट है जिसका मास दिया हुआ है, ये बुलेट है, ठीक है। इस बुलेट का मास दिया है 10⁻³ - 3 kg। इस बुलेट का मास है 10⁻³ - 3 kg। ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में, इसको एक्स एक्सिस मान सकते हो। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। यहाँ कोई ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल से ये टकराता है और डिफ्लेक्ट होके 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पे ये डिफ्लेक्ट होता है इनिशियल डायरेक्शन से, और 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आपको इसमें ये बताना है कि रिजल्टेंट इम्पल्स बॉडी पे, यानी कि इस बुलेट पे कितना लगा, कितना रिजल्टेंट इम्पल्स इसके ऊपर एक्ट किया होगा कि इस डिफ्लेक्शन के दौरान। तो देखिए, यहाँ हमने नेक्स्ट डायग्राम देखो। ये हमने बॉडी के ऊपर इम्पल्सिस के डायरेक्शन दिखा रखे हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल से जब ये बॉडी टकराएगा तो ऑब्स्टेकल एक इम्पल्स इसके ऊपर लगाएगा। उस इम्पल्स का दो कंपोनेंट होगा। निश्चित है कि जब ये टकराएगा ऑब्स्टेकल से, तो ऑब्स्टेकल इसके ऊपर एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसके कारण इम्पल्सिस आएंगे, और इम्पल्सिस के दो कंपोनेंट होंगे, वो इस डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ जो मैंने दिखाया। इसको मैंने माइनस एक्स एक्सिस वाले को माइनस जे इम्पल्स कहा, और इसको इसको मैंने J1 इम्पल्स कहा, इसको J2 इम्पल्स कहा। ये ऑब्स्टिकल के कारण बॉडी के ऊपर लगने वाले इम्पल्सेस के कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए पहले तो कि इम्पल्सेस के डायरेक्शन बॉडी के ऊपर इसी डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब बॉडी टकराएगा तो बॉडी का नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और इस कॉन्टेक्ट फोर्स के कारण जो इम्पल्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। इस इम्पल्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये माइनस एक्स एक्सिस में, और एक ये जो नीचे की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। माइनस एक्स एक्सिस वाले को J1 कह दिया, और नीचे वाले को J2 कह दिया। ये बॉडी के ऊपर लगने वाले इम्पल्सेस है। अब J1 और J2 के लिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जरा ध्यान देना, J1 का डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस है, यानी लेफ्टवर्ड है। तो लेफ्टवर्ड मोमेंटम को प्लस ले, और राइटवर्ड मोमेंटम को माइनस ले, ठीक है। यानी कि मोमेंटम का लेफ्टवर्ड कंपोनेंट प्लस हो जाएगा, और राइटवर्ड कंपोनेंट माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे जो नीचे की तरफ आप देखें, J2 के लिए देखें, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट बॉडी का प्लस होगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के मोमेंटम को कंपोनेंट को माइनस लेंगे। तो पहले देखते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग के लिए। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर बॉडी पे इम्पल्स का इक्वेशन लिखोगे, तो इम्पल्स कितना दिख रहा है, J1 इम्पल्स हम लिखेंगे J1, और दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस और माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, अब यहां से देखो, वेलोसिटी पुली इम्पैक्ट के बाद यानी ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो उसका एक्स कंपोनेंट हो गया 10 cos 60, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया 10 sin 60, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम इस वेलोसिटी से निकाले, और ये वैल्यू हो जाएगी पी एफ एक्स, यानी कि फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो दैट विल बी m इंटू बी, और ये m दिया हुआ है 10⁻⁻3, और v की वैल्यू हो गई 10 cos 60 डिग्री। और चूंकि इसका डायरेक्शन मोमेंटम का फाइनल मोमेंटम डायरेक्शन राइट है, और राइट को हमें माइनस लेना है, तो हम इसको माइनस साइन से लिखेंगे। अब ये वाला माइनस साइन यहाँ पे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद में इनिशियल मोमेंटम देखो, ये भी राइट है, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है बुलेट। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, 10⁻⁻³ इंटू 20, और इसका भी डायरेक्शन राइट है, तो ये भी माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो साइन नोटेशन पे हमें ध्यान देना है। साइन नोटेशन अगर गलत करेंगे तो हमारा जो है इम्पल्स गलत निकलेगा। नाउ J1 कितना हो जाएगा, J1 हो गया, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 20 इंटू 10⁻⁻3, और माइनस cos 60 वैल्यू 1/2 होता है, और 10 इंटू 1/2 5 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻3। तो J1 becomes 15 इंटू 10⁻⁻3,
इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो J1 हमने निकाल लिया। इसी तरह J2 के लिए देखते हैं। तो J2 के लिए अगर हम इस डायरेक्शन को y एक्सिस मान लें, इस डायरेक्शन को, तो y एक्सिस में इम्पल्स J2 है, तो J2 के लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो J2 विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन y एक्सिस डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट इन x एक्सिस डायरेक्शन। इस साइन कनेक्शन ध्यान रखना है। तो प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मोमेंटम को प्लस लेना, क्योंकि इंपल्स उसी डायरेक्शन में है, तो इंपल्स की डायरेक्शन में मोमेंटम प्लस, इंपल्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम को माइनस लेना है। तो नाउ J2 विल बी इक्वल टू, देखिए फाइनल मोमेंटम किस वेलोसिटी से आएगी, यानी 10 साइन 60 से, मास है 10⁻³ तो हम लिखेंगे 10⁻³ m इंटू वी, वी हो गया 10 साइन 60, और चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको प्लस लिखें। अब ये माइनस साइन यहाँ लगा लेते हैं। अब इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये 0 लिख लेंगे। तो J2 की वैल्यू आ गई 10⁻³ इंटू 10 इंटू √3/2, दिस बिकम्स 5, दिस इज 5√3 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू सेकेंड। नाउ J2 को आप फिर से लिख लीजिए √3 10⁻³ अब रिजल्टेंट मोमेंटम की अगर हम बात करें, तो रिजल्टेंट मोमेंटम कैसे निकालें? तो रिजल्टेंट मोमेंटम के लिए देखिए यहाँ पे देखिए। अब मोमेंटम, रिजल्टेंट मोमेंटम में कह रहा हूँ, रिजल्टेंट इंपल्स कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट इंपल्स के लिए इस डायग्राम में देखो, इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर सम करोगे इन दोनों का, और ये रिजल्टेंट इंपल्स J आपका इस डायरेक्शन में आएगा, और J का जो मैग्नीट्यूड होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हो, कैसे निकालोगे? अगर J1 J2 परपेंडिकुलर है तो J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर। देखिए J1 J2 की वैल्यू रख दो, 10⁻³ बाहर आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर और प्लस 5√3 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा J की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻² न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये आपका एक और फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिससे कि आपको इंपल्स के इक्वेशन लिखना आ जाएगा कंपोनेंट के फॉर्म। ठीक है, कंपोनेंट के फॉर्म में इंपल्स के इक्वेशन को लिखने के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, एक बार अपने नोटबुक में खुद से सॉल्व कीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ग्रेजुअली क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो अब यहाँ से थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आप देखो। अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस पे देखा, फंडामेंटल क्वेश्चंस पे, जिससे कि हम इजिली इंपल्स के इक्वेशंस को स्टैब्लिश कर सके। अब यहाँ पे जो भी सीखा है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो दो इक्वल मासेस के ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से बने हुए हैं, और एक बुलेट जिसका मास भी उतना ही है जितना इन ब्लॉक्स का मास है। दो ब्लॉक्स स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हैं, और एक बुलेट जिसका मास m है, m ही है, उतना ही है जितना ब्लॉक का है। ये v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, और b से टकराता है, और टकरा कर उसी में रह जाता है, b ब्लॉक में इम्बेडेड रह जाता है। ठीक है, तो पहला हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए बी सी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ए बी और सी का कोलिजन के बाद कितना होगा। दूसरा हमें निकालना है इम्पल्स ऑन ए, दिस इज ए, ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। जैसे ही ये बुलेट ब्लॉक से बी से टकराएगा, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, शार्प टेंशन आएगा। ठीक है, वो इम्पल्सिव फोर्स ए पे भी लगेगा टेंशन का, और बी पे भी वो इम्पल्स की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे टकराएगा बुलेट ब्लॉक बी से, तो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, वो टेंशन ए पे इम्पल्सिव फोर्स की तरह एक्ट करेगा, बी पे भी एक्ट करेगा। तो उस टेंशन का इम्पल्स ए पे कितना होगा, और इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ द कोलिजन शेयर। जब बुलेट ब्लॉक बी से कोलाइड करेगा, तो एक बुलेट और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, वो भी इम्पल्सिव फोर्स होगा। तो उस इम्पल्सिव फोर्स का इम्पल्स हमें निकालना है ऑन बी। ठीक है,
इतना क्वेश्चन में सॉल्व करना है। पहला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले डायग्राम बना, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। एक बुलेट है जो कि यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इन तीनों के मासेस ए, बी और इस बुलेट के मासेस सबके इक्वल हैं। देखिए, फ्रिक्शन कहीं है नहीं, तो इस प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सिस्टम हम एज्यूम करेंगे किसको? सिस्टम हम एज्यूम करेंगे ब्लॉक ए एंड बी प्लस बुलेट। इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, along with the sting also, okay? Sting is the part of the system also. तो इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। स्ट्रिंग देखिए, जैसे ही बुलेट स्ट्राइक करेगा, ब्लॉक ए पे टेंशन लगेगा स्ट्रिंग का T इधर, और ब्लॉक बी पे अपोजिट लगेगा इस डायरेक्शन टेंशन। ठीक है। एक चीज और ध्यान देना, ये मान लो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं। स्ट्रिंग आपने अटैच कर दिया। अब यहाँ हो क्या रहा है, जैसे ही कोलिजन होगा, ये टेंशन इस तरह से आएंगे, टेंशन इस तरह से आएंगे, ये टेंशन होंगे। और जैसे ही यहाँ इम्पैक्ट होगा, तो देखिए नॉर्मल कैसे आएगा। इस बुलेट पे ब्लॉक बी नॉर्मल इधर लगाएगा, और ब्लॉक बी पे बुलेट नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये बुलेट पे नॉर्मल है, और ये ब्लॉक बी पे नॉर्मल ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का। टेंशन की भी डायरेक्शन अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। दिस इज द ब्लॉक। तो पहला तो काम ये करते हैं, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो आप क्या लिखोगे? बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कीजिए। तो इनिशियली ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों रेस्ट में है, तो ब्लॉक ए का मोमेंटम जीरो, ब्लॉक बी का भी जीरो, और बुलेट का मोमेंटम हुआ एम यू। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम पे ये हो गया। फाइनली देखो, ये तो जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये इम्पैक्ट के दौरान है। दिस इज ड्यूरिंग इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट के दौरान है। इम्पैक्ट के बाद क्या होगा? इम्पैक्ट के बाद क्या होगा? तो इम्पैक्ट के बाद ये पूरा सिस्टम देखो, ये बुलेट यहाँ इम्बेडेड रह गया, और ये पूरा सिस्टम, द होल सिस्टम would be moving with a certain velocity. Let this velocity is b. ध्यान देना, this is just before the impact. This diagram is just before the impact. This diagram is during the impact, or this diagram is just after the impact. ये impact के बाद का डायग्राम है। ठीक है। तो देखिए, हम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अप्लाई कीजिए। जस्ट बिफोर ये डायग्राम, यहाँ पे ब्लॉक ए ब्लॉक बी रेस्ट में है, तो दोनों का मोमेंटम जीरो। बुलेट केवल मूव कर रहा है ग्राउंड से, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं। तो बुलेट की ग्राउंड से वेलोसिटी कितनी है? यू, तो मोमेंटम कितना हुआ? एम यू। अब कोलिजन के बाद में देखो, ये एम ये ए है, ये बी है, और ये है बुलेट, और इसका भी मास एम है, यानी 3m हो गया। ये 3m, यानी m b से जा रहा है, ये m भी b से जा रहा है, ये m भी b से जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 3mv। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने अप्लाई कर दिया, क्या आया आपका? एम यू इक्वल्स 3mv आ गया। एम कैंसिल कर लो, तो इम्पैक्ट के बाद, कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी आ जाएगी, और u/3 आ जाएगी। तो ये u/3, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर कोलिजन आपका u/3 आ जाएगा। ये आसान पार्ट था इस क्वेश्चन का। दूसरा है इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। बी में इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे।
इम्पल्स ऑन ए, देखो टेंशन ए ये है, ठीक है, और इम्पल्स देखिए टी का चाहिए, इस टी का चाहिए इसके ऊपर, तो टी राइट डायरेक्शन में लग रहा है, टी इज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन, टी इज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। देखिए मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन है राइट वर्ड, ए पे टेंशन का डायरेक्शन है राइट वर्ड। टेंशन जो है इम्पल्सिव फोर्स है, इसका मास एम है, ब्लॉक ए की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ टी कांस्टेंट नहीं होगा, टी जो है वेरिएबल फोर्स होगा, तो इम्पल्स कैसे लिखोगे, टी डी टी इंटीग्रेशन, ठीक है। टी का डायरेक्शन राइट है, तो राइट वर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम प्लस होगा और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम माइनस होगा, और दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का इनिशियल, ठीक है। ये टी का इम्पल्स हुआ ए के ऊपर। फाइनल मोमेंटम देखो, ये फाइनली किस वेलोसिटी से जा रहा है, राइट जा रहा है, यू बाई थ्री से जा रहा है। तो देखो राइट वर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो राइट वर्ड मोमेंटम तो प्लस लेना है, तो फाइनल मोमेंटम हम प्लस लेते, मास एम है, तो एम यू बाई थ्री। इनिशियल मोमेंटम तो ब्लॉक रेस्ट में था, जीरो हो जाएगा। तो ये टेंशन का इम्पल्स आ गया, तो टेंशन का इम्पल्स क्या लिखोगे, टी डी टी इक्वल्स एम यू बाई थ्री। ये आपका ए पे टेंशन का इम्पल्स आ गया, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या निकालना है, इम्पल्स ऑन सी ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन, इम्पल्स ऑन सी, सी द बुलेट, दिस इज द बुलेट, impulse on C, this is C, of the normal force on it। नॉर्मल फोर्स बुलेट के ऊपर इम्पैक्ट के दौरान किधर होगा, इम्पैक्ट के दौरान बुलेट पे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट होगा। आप इसको क्या लिख लो, चलो एन लिख लेते हैं, ठीक है। तो सी पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, इम्पल्स ऑन बुलेट ऑफ नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो इम्पल्स ऑफ बुलेट, इम्पल्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स ऑन द बुलेट, इम्पल्स, इम्पल्स ऑन बुलेट ऑफ नॉर्मल फोर्स आपको कैलकुलेट करना। तो देखिए लेफ्ट लग रहा है, तो बुलेट पे एन जो है लेफ्ट लग रहा है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में मोमेंटम प्लस होगा और राइट डायरेक्शन में मोमेंटम माइनस होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये बुलेट कोलिजन के पहले राइट मूव कर रहा था और इसके मोशन को हमने यू से लिखा था, ठीक है। और एट द सेम टाइम इम्पैक्ट कंप्लीट होने के बाद पूरा सिस्टम यू बाई थ्री से जा रहा है, पूरा सिस्टम यू बाई थ्री से जा रहा है। इम्पैक्ट कंप्लीट होने के बाद पूरा सिस्टम यू बाई थ्री से मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन। इम्पैक्ट कंप्लीट होने के बाद पूरा सिस्टम along with the bullet moving with the u by 3 in the right direction। यहाँ जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है बुलेट को लेफ्ट लग रहा है, ठीक है। और अगर देखें इम्पैक्ट के पहले बुलेट राइट जा रहा था, इम्पैक्ट के बाद भी बुलेट राइट जा रहा है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का जो इम्पल्स होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी वेरिएबल फोर्स है, दैट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है। सो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट की वैल्यू हो जाएगी, फाइनल मोमेंटम बुलेट का मास एम है, राइट जा रहा है यू बाई थ्री से, तो एम यू बाई थ्री राइट डायरेक्शन को, चूंकि एन के अपोजिट है तो माइनस है, और ये वाला माइनस है। इनिशियल मोमेंटम कितना है बुलेट का, एम यू है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये भी राइट डायरेक्शन। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये प्लस हो गया, और माइनस एम यू बाई थ्री। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का इम्पल्स की वैल्यू हो जाएगी टू एम यू बाई थ्री। तो दिस इज द सेकेंड, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम देखते हैं डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, डी पार्ट क्वेश्चन का। चलिए देखिए लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है द इम्पल्स ऑन बी, बी ब्लॉक पे इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन ये एन है, ठीक है। जब ये
बुलेट इस ब्लॉक से टकराएगा तो एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, इसका हमें इम्पल्स निकालना है बी ब्लॉक पे। देखो जिस समय कोलिजन होगा उस समय टेंशन भी लग रहा होगा। तो अगर बी ब्लॉक की बात करें तो इसके ऊपर दो एक्सटर्नल फोर्सेस है, केवल बी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, यहाँ सिस्टम की बात नहीं कर रहे। बी ब्लॉक हमेशा मैंने बताया कि इम्पल्स जो है वो इम्पल्स का इक्वेशन किसी एक ब्लॉक पार्ट ऑफ द सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इम्पल्स का इक्वेशन हम किसी पार्ट ऑफ द सिस्टम के लिए लिखते हैं। बी यहाँ पे जो सिस्टम कंसीडर किया है उसका एक पार्ट है, सिस्टम का पार्ट। तो इस पे सिस्टम का अदर पार्ट या अदर पार्ट्स कुछ फोर्सेस लगा रहे होंगे, वो इंटरनल फोर्स होंगे, तो उन इंटरनल फोर्सेस का भी आप इम्पल्स का इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो बी पे इम्पल्स का इक्वेशन हमें लिखना है। तो केवल अगर बी की बात करें तो इसके ऊपर जो इम्पल्सिव फोर्सेस टी और एन, ठीक है। आप कह सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में भी नॉर्मल होगा, एमजी होगा, चलो ठीक है, लेकिन वो इम्पल्सेस काउंटर बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एन का इम्पल्स निकालना है, इस एन का इम्पल्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट नेट फोर्स आप देखो मोशन के डायरेक्शन में निकाल, तो मोशन का ये डायरेक्शन हो, टकराने बुलेट के टकराने के बाद में पूरा सिस्टम राइट जा रहा है ना, तो मोशन का डायरेक्शन ये हुआ, इस मोशन के डायरेक्शन में एन है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में टी है, नेट फोर्स एन माइनस टी का इम्पल्स निकालो। ये इम्पल्सिव फोर्सेज हैं। तो नेट इम्पल्स की बात करें बी पे तो वो टी माइनस एन, एन माइनस टी का इम्पल्स हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इम्पल्सिव फोर्सेज यहाँ टी और एन है, ये बुलेट के टकराने के दौरान बी पे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो बी पे एन का डायरेक्शन राइट एक्ट करेगा जब बुलेट टकराएगा, और जैसे ही बुलेट टकराएगा तो इस पे टेंशन स्टिंग में आएगा तो वो बी पे लेफ्ट एक्ट करेगा, ठीक है। तो बी पे इम्पल्सिव फोर्स निकालना है, नेट इम्पल्सिव फोर्स निकालना, बी पे नेट इम्पल्स निकालना है। तो बी पे अगर नेट इम्पल्स निकालना है तो नेट इम्पल्सिव फोर्स यहाँ क्या है, एन माइनस टी, इसी इंस्टेंट एन माइनस टी ही क्यों, टी माइनस एन क्यों नहीं, ये देखो मोशन का डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, राइट। तो राइट डायरेक्शन में नेट इम्पल्सिव फोर्स निकालो, कितना हुआ एन माइनस टी। तो एन माइनस टी का इम्पल्स के लिए हम ये इक्वेशन लिखें, और ये क्या होगा, ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। अब देखो एन माइनस टी का हमें इम्पल्स निकालना है, एन माइनस टी का डायरेक्शन क्या है, राइट। तो राइट में मोमेंटम प्लस लेंगे, लेफ्ट में माइनस लेंगे। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा बी का, तो बी फाइनली राइट डायरेक्शन में u/3 से मूव करेगा। तो आप लिखोगे बी का मास इंटू u/3, और इसका डायरेक्शन राइट होगा, राइट में प्लस लेना है, तो आपने प्लस ले लिया। अब इसके बाद में देखते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना है। तो इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक बी की अगर बात करें तो इनिशियली ब्लॉक बी तो रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये एन माइनस टी, ये इम्पल्सिव फोर्स हो गया, रिजल्टेंट इम्पल्सिव फोर्स, उसका इम्पल्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है बी पे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, mu/3। देखो हमें एन माइनस टी का इम्पल्स यहाँ नहीं निकालना है, हमें एन का इम्पल्स निकालना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एन डी टी लिखो और फिर माइनस टी डी टी लिखो, ये हो जाएगा mu/3। एन का अगर इम्पल्स निकालना है, एन क्या है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बुलेट का, उसका इम्पल्स निकालना है बी पे, एन का इम्पल्स निकालना है बी पे, एन क्या है, बुलेट का नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बी पर। तो ये कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से, ये हो जाएगा mu/3 प्लस टी डी टी, और ये टी डी टी की वैल्यू हम देखो ऊपर क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, टी डी टी की वैल्यू mu/3 था, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स का इम्पल्स बी पे ये आ जाएगा mu/3, ये होंगे, और mu/3 इसकी वैल्यू होगी। फाइनली बी पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स का इम्पल्स की वैल्यू हो जाएगी 2mu/3, 2mu/3। देखिए इम्पल्स के आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे, उम्मीद है सबको समझ में आए होंगे। इम्पल्स के और क्वेश्चन देखेंगे, इम्पल्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और इनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अभी इम्पल्स पे अगली क्लास में हमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखना है जो जेई में पूछे हुए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं और बताऊं, फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है, कठिन नहीं है, लेकिन ये आसान तब है जब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाए। कॉन्सेप्ट अगर बिना समझे फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश अगर कोई करता है तो फिजिक्स को ना कभी सीखा है और ना कभी सीख पाएगा। तो आप भले आपको टाइम लगे, ठीक है, आप किसी चीज को एक दिन में सीखने के बजाय 2 दिन में सीखिए, लेकिन आप
अगर फिजिक्स सीखना है तो कंप्लीट सीखने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, इसके बाद में उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, उसको अप्लाई करने आने लगा, तो आपको फिजिक्स से अच्छा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं लगेगा, ये श्योर है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार जब से ही इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है, तो आपको फिजिक्स भी आसान लगने लगेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि मैं आपको फिजिक्स में जो है आपका इंटरेस्ट जो है पैदा कर दूं। अब वो कैसे होगा, निश्चित है कि कॉन्सेप्ट के को अप्लाई करना अगर हमने सीख लिया, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना अगर मैंने बता दिया, आपको समझा दिया, तो फिजिक्स आपको आने लगेगी, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन।